हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। आज बेटा अपना लास्ट लेक्चर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, है ना। मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक बचे उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट फिर। आ गए सभी लोग? आवाज सही आ रही है? चेक करो, शकल सही दिखाई दे रही है? वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2-3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं अपने साथ। रोहन, जयती, अमन, इशिता, सचिन, गुंजन, कार्तिकेय, सवा, लोकेश, वैभव, ताशु, बहुत बढ़िया बेटा नेहा। चलें स्टार्ट करें। तो कहानी बेटा यहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से देखेंगे। आज का गोल अपना एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी और कुछ प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना। तो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहला टॉपिक है कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड की अगर हम बात करें तो हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। तो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं अपन पुराने जो डेड फॉसिल्स हैं उसकी हमें क्या निकालनी है, एज निकालनी है, ठीक है। डेड प्लांट या एनिमल्स, उसकी हम एज निकालते हैं यहां पर। क्लियर? क्या मेथड होता है ये? बहुत सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो होता है इसमें। बस समझ लो क्या होता है कार्बन डेटिंग में। बेटा कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में होती है बेटा कॉस्मिक रेज, ठीक है। आदित्य सर बेटा एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर रहे हैं ना। अपर एटमॉस्फेयर में ये वो वाली डेटिंग नहीं है, आयुष अलग ही डेटिंग लिख रहे हैं। अपर एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज होती है, ठीक। तो कॉस्मिक रेज क्या करती है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है। तो क्या अटैक होगा, नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन लेकर क्या बनाता है, 7n14। इस पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है। न्यूट्रॉन कहां से आया, अपर एटमॉस्फेयर से आया। कहां से, कॉस्मिक रेज से। तो बेटा ये बनाता है कार्बन, ठीक है। ये बनाता है क्या, कार्बन 14, 6C14, ठीक है। और इसमें क्या निकलेगा ये आपको निकालना आता ही है। इधर वाला ऐड कर दो, इधर वाला और इधर वाला ऐड कर दो, राइट साइड भी वही आना चाहिए। 7 + 0 7, क्या बात है। यहां 6 तो यहां आएगा 1 P, 14 और 1 15, और यहां 14 है तो यहां क्या आ जाएगा 1, ऐसा। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है उस पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है जो अपर एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर, जब तुम्हारा प्लांट या एनिमल, हम किसकी एज निकाल रहे हैं, प्लांट और एनिमल की एज निकाल रहे हैं, है ना। जब तुम्हारा प्लांट या एनिमल जिंदा रहता है तब क्या होता है, ये वाली रिएक्शन तो होती है, न्यूट्रॉन अटैक करता है ना, ध्यान से समझना। और एक चीज और होती है, ये जो C14 है, ये जो C14 बना इसका भी डीके होता है। ये बना और फिर इसका डीके हुआ तो ये बनाता है 7n14, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसी ही चलती रहती है। यहां 6 है, यहां 7, तो यहां -1 लिखूंगा, और यहां 14 तो यहां 0 लिखूंगा, मतलब बीटा एमिशन होता है ना। बहुत ध्यान से देखना। तो होता क्या है, अपर एटमॉस्फेयर से आने वाले कॉस्मिक रेज से प्रोड्यूस न्यूट्रॉन नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं, ये बनता है। और C14 बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन को निकालकर वापस से ये बना देता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये कब की बात है, जब प्लांट और एनिमल जिंदा होते हैं तो इस रिएक्शन की रेट और इस रिएक्शन की रेट सेम होती है, ठीक है। ध्यान से समझना, इस रिएक्शन की रेट और इस रिएक्शन की रेट सेम होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट डेड हो जाता है, जैसे ही प्लांट डेड हो जाता है, अच्छा प्लांट इसका कैसे यूज करते हैं, बहुत आसान है। कार्बन 14 क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। बेसिक सी नॉलेज है ये तो, है ना। तो ये कहानी है इसकी, समझ गए बात को। तो ये कहानी है इसकी, क्लियर है। तो होता क्या है, जब प्लांट और एनिमल जिंदा रहते हैं तो ये प्रोग्राम चलता है, ठीक।
लेकिन जैसे ही प्लांट, अच्छा प्रोग्राम क्या चलता है, C14 जो बनता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना देता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो ये प्रोग्राम खत्म। ठीक है, अब जो बचा खुचा C14 रहता है वो डिके होता रहता है और फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, CO2 बनेगी नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां पर जब प्लांट जिंदा है तो ये दोनों, ठीक है, जब वो जिंदा है तो ये दोनों रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन की रेट और इस रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, सेम हो रही है। लेकिन जैसे ही प्लांट डेड हो गया तो अब ये तो होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस तो होना नहीं है। तो अब क्या होगा, C14 डिके होना चालू करेगा। जब प्लांट जिंदा रहता है तो C12 और C14 का रेशियो 1/10⁻12 ये मेंटेन रहता है। ध्यान से सुनना, ये क्या रहता है बेटा, मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही प्लांट डेड हो जाता है तो C14 डिके होना चालू हो जाएगा और ये रेशियो कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, जैसे प्लांट डेड हो गया, मान लो कोई 5000 6000 साल 6000 7000 साल पुराना कोई प्लांट था, उसकी तुम्हें एज निकालनी है। ठीक है, तुम्हें थोड़ी पहले पता होगा, पुराना था उसकी एज निकालनी है। तो अब तो उसमें C14 का डिके चल रहा होगा झमाझम। ठीक, तो C14 के डिके से हम पता लगा लेंगे, C14 के डिके से हम पता लगा लेंगे कि एज क्या होगी। कैसे पता लगा लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। लैम्डा टी इज इक्वल टू ln n0 डिवाइडेड बाय nt। मतलब n0 क्या है, C14 के न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ C14 इनिशियली प्रेजेंट, ये आपको पता नहीं होंगे, है ना, 6000 साल पुराने थोड़ी हो तुम, अभी तो आए हो, है ना, इनिशियली प्रेजेंट होंगे। और एंटी क्या है, ये तुम डिटरमाइन करके पुट कर सकते हो, क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, इस तरीके से। तो ये दोनों का रेशियो निकाल के तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं एक बार और समझाता हूं। नोट कर लो इसको। फटाफट से सभी लोग नोट कर लें, फिर मैं एक बार और समझाता हूं आपको। लिख लो। जल्दी से नोट करें। बोर्ड के लिए नहीं है बेटा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है ये, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। अब ध्यान से देखना क्या होता है। जो कार्बन डेटिंग मेथड है तुम्हारा, वो किसके लिए है, कार्बन डेटिंग मेथड किसके लिए है, पुराने, कौन से, बहुत पुराने, कब तक, अच्छा पुराने में भी कब तक, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बोला कि C14 का जो हाफ लाइफ है वो होता है 5770 ईयर्स के आसपास, है ना। तो 6000 साल तक मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन कर सकते हो, मतलब ऐसा प्लांट कोई डेड पड़ा होगा, ठीक है, उसका आप 6000 साल अगर उसको अब हो गए हैं तो उसकी हम एज निकाल सकते हैं। ठीक, तो फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ये C14 कहां तक वैलिड है, ठीक है, फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन मतलब आप निकाल पाओ, फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल, वो कितनी है, 6000 ईयर्स तक आप निकाल सकते हो। फिर से ध्यान से सुनो, कॉस्मिक रेज आप जानते हो ना, अपर एटमॉस्फेयर में जो होती है, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने पढ़ा था, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, याद करो, है ना।
तो होता क्या है, ये विनायक कह रहा चाय बिस्किट, बेटा आज खाना नहीं खा पाए, कुछ व्यस्त थे इसलिए चाय बिस्किट हो गया आज, है ना। ध्यान से सुनना जरा। नाइट्रोजन 14 पर न्यूट्रॉन का अटैक कहां से आती है, अपर एटमॉस्फेयर से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, है ना, ये ध्यान रखो आप। तो नाइट्रोजन पर अटैक हुआ, क्या बना, कार्बन बना और प्रोटॉन निकला। कौन सा कार्बन बना, C14 बना। अब ये जो C14 है इसका भी डीके होता है, ये वापस से नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये प्रोग्राम झमाझम चलता रहता है। कब, जब ये जिंदा है, प्लांट जिंदा है। लेकिन प्लांट डेड हो गया तो अब प्रोडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होनी है, सही है ना। कार्बन 14 फोटोसिंथेसिस करके CO2 बनाता ना, फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है क्योंकि वो डेड हो गया। तो अब ये डिके होगा, सही है ना। और डिके होगा तो डिके होते होते अब आज प्रेजेंट टाइम में कितना डिके हो गया वो पता चल जाएगा तुम्हें। आज का तो पता चल कर ही लोगे ना तुम, एंटी, ठीक है। और इनिशियल N0 न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट थे उसका डिवाइड करके फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल सकते हो। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट। और कार्बन की हाफ लाइफ नियर अबाउट 5770 होती है, T½ ऑफ C14। तो मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन कहां तक आप कर सकते हो, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि 6000 साल तक हम निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्लांट डेड पड़ा होगा जो आज उसको 6000 साल होने वाले होंगे, तब तो एकदम सही है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे करोगे वो देख लो। स्नेहल का कहना है जरूरत क्या है, बेटा पुराने, आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब नाम सुने आप लोगों ने, वो ऐसी तो एज निकालते हैं, तुम्हें नहीं बताते हैं कि ये वाली चीज जो है 5000 साल पुरानी है। कभी गए हो, जाया करो बेटा, है ना। अभी कोरोना वोरोना जब खत्म हो जाए सब, तो ये सब चीजें विजिट करो, इंडिया बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक। पुरानी पुरानी इमारतें, पुराने पुराने, भाई कई जगह तो अभी बोलते हैं ना ऐसे कि डायनासोर के अवशेष मिल रहे हैं। MP में एक जगह है मांडव के आसपास, है ना। तो ये सब मतलब कुछ अंदाजे से ही बोला गया है ना, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बताया कि हाँ इसी इतने ही साल, 5000 10,000 साल 15,000 साल, ठीक है। तो मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एज जो बोलते हैं कि 6000 साल तक एकदम सही। डेटा पे डिपेंड करता है ना, डेटा क्या है आज का, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, अब इसका सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत सिंपल सा है, आराम से कर लोगे आप, है ना। क्या कहना है देखो, a fossil contains 60% of its original C14. How old is the fossil? खत्म। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना है, कैसे लगाओगे, लैम्डा T इज इक्वल टू ln N0 बाय NT, ये लगा दो आप, ठीक। या तुम्हें अगर ये पता है कि बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ये तो जानते ही हो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या, कि KTx%, याद करो जरा, थोड़ा थोड़ा याद आ जाना चाहिए, ln 100 अपॉन 100 माइनस x। काइनेटिक्स के फॉर्मूले तो याद होंगे ना, लगा दो यहां पर, इससे आंसर आ जाएगा। K कैसे निकालोगे, यहां का K क्या हो जाएगा, उधर काइनेटिक्स में K था, यहां पर मैं K को क्या लिख दूंगा, लैम्डा लिख दूंगा, काम खत्म। देखो सारे के सारे फॉर्मूले बेटा लग जाएंगे, क्या आएगा 100 माइनस यक्स, और यहां यक्स पुट कर दो कितना 60, ठीक। लैम्डा कैसे निकालोगे, ln 2 डिवाइडेड बाय T½ कितना होता है 5770, Tx% मतलब 60%, ln 100 अपॉन 100 माइनस 60, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, है ना, ठीक है। हाँ ह्यूमन की भी भाई, प्लांट एनिमल सबकी निकाल सकते हो ना, लेकिन ह्यूमन का कुछ बचे तो ठीक है, अगर बचा है तो निकाल लेंगे। ये अलग ही चल रहा है, कह रहा है MG एक्टर कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है एक्टर। क्या भाई तुम्हें मतलब दिमाग नहीं है क्या, तुम्हें यहां काम कुछ और चल रहा है, पूछ कुछ और रहे हैं। चलो आ जाओ जरा बेटा, एक कह रहा है 40%, ध्यान से सुनना। A fossil contains 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अच्छा हाँ एकदम सही, 60% कंटेन कर रहा है ना, तो यहां 40 आएगा, 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, तो 100 माइनस 40, ठीक है।
इन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया 60% डिके नहीं बोला, इन्हें बोला क्वेश्चन समझ लो, यहां गड़बड़ लिख दिया था मैंने, अ फॉसिल कंटेन 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, है ना। तो अगर आप इससे भी करना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, क्या ln n0 अपॉन n0 60 n0 बाय 100 है ना, 60% है ना, 60 n0 बाय 100, बात तो बराबर ही है, ये और ये सेम ही आ गए। तो लैम्डा टी, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आप मुझे आंसर निकाल के बता दो जरा क्या आ रहा है। ln 2 बाई टी हाफ 5770 इंटू टी, ln 100 बाई 60, ठीक है, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो यहां का जो x है एक्चुअल में बेटा वो क्या है, 60% बच रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, है ना, 60% बच रहा है। तो यहां पर आप ऐसे x%, क्योंकि उन्होंने पता क्या बोला, x डिके नहीं बोला, ध्यान समझना, x डिके बोलते तो हम ऐसा लिखते, उन्होंने क्या बोला है कि 60% बचा है, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हो गया था, मुझे लगा 60% डिके हो गया, है ना। तो ध्यान से देख लो जरा, 60% बचा है, तो आप ये लगा दो, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, इसको हटा ही लेते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर x आपने 60 रखा उधर 40 क्यों रख दिया, क्योंकि बेटा यहां पर 60% बचा है, 60% बचा हुआ अमाउंट है, डिके नहीं है ना, 60% डिके नहीं है, क्या है 60% बचा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये 60% बचा है, तो ऐसे पुट कर दो, आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो मुझे क्या आएगा आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर बता दो कितना आ रहा है, ठीक। अप्रोक्सीमेट बता दो, एक बार फिर से सुन लो, उन्होंने बोला है 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब बचा हुआ 60% है ना, डिके नहीं बोला। अ फॉसिल कंटेन्स 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल, समझ गए, 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल बचा हुआ है ना, ठीक है, क्लियर है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो ओ भाई ये कह रहा लैम्डा कैसे है, अरे यार के की जगह लैम्डा ही तो लिखते हैं, क्या पहली बार आ रहा है क्या क्लास में भाई के की जगह लैम्डा लिखने लगे, दुनिया बदल गई तुम्हारी यहां पर भाई अलग ही चल रहा है, लैम्डा ln 2 बाई टी हाफ, वहां के होता था, यहां लैम्डा है इसको सॉल्व करके आंसर बता देना आप, ln 2 रख देता हूं मैं 0.693, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आप कैलकुलेटर चला के बता दो आंसर, ठीक है। यहां ln को मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं 2.3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से कट गया ये 3 बार, 2 से 5 बार, तो 2.3 कर दिया, तो लॉग 5/3 आ जाएगा, और log 5/3 मतलब log 5 माइनस log 3, सही है। तो यहां से आप t निकाल दो, log 5 कितना होता है 0.7, है ना, 0.69 क्या था 0.7, log 3 0.48, पुट कर दो जरा, तो यहां से मैं t लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लेना, 2.3 इंटू 5770, ये इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया ना, और इंटू ब्रैकेट में log 5 होता है 0.7 और ये 0.48, अगर आसपास ले रहे हैं अपन, कई लोगों ने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, 0.693 को नीचे, अब ये तो कैलकुलेशन है यार, है ना, 0.693 को नीचे ले आए, इतना तो आप कर ही लोगे, मुझे आप अप्रोक्सीमेट टी बता दो सभी लोग जरा फटाफट से, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट टाइम कितना आ रहा है बताओ, जल्दी से बोलो, और जिसको नोट करना है नोट कर लो, अप्रोक्सीमेट टाइम बता दो कितना आ रहा है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। बोलो, बोलो बोलो, अप्रोक्सीमेट टाइम बता दो भाई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें क्या ही है, बोलो कितना, 4000 5000, 4000 के आसपास आ रहा है, आप निकाल लेना इसको, है ना, कैलकुलेट कर ही देता हूं मैं,
एग्जैक्ट बता देता हूं क्या आ रहा है, लिख लेना आप। 2.3 इंटू 5770 0.7 माइनस 0.48 ये आएगा बेटा, ये डिवाइड बाई 0.693 ये आएगा, इंटू 2.3 इंटू 5770 4213 ईयर्स। ठीक है, इतना पुराना था ये फॉसिल। एकदम सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, गजब। ओहो दिव्यांश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसका भी आंसर आ गया ठीक है, अच्छी बात है। जिसका नहीं आया वो भी एक बार देख लें। हमें यहां पर 60% बोला है ना, तो एनटी क्या होगा, 60% ऑफ एन नॉट। इनिशियल अगर एन नॉट माना मैंने तो, है ना। चलो भाई क्लियर, एकदम आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड है बेटा एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी का सेकंड, रॉक डेटिंग। एक थी कार्बन डेटिंग, एक रॉक डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग। ठीक, रॉक डेटिंग में क्या होता है बेटा, अब तुम्हें रॉक की डेटिंग करनी है। ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई पुराना सैंपल है, ठीक है, मतलब काफी साल पुराना है, देखे होंगे ना आपने तो पुराने पुराने पत्थर, है ना। तो अगर आपको उसकी एज निकालनी है, देखो लिविंग प्लांट और एनिमल, ऐसा बोलो, प्लांट और एनिमल की निकालनी है तो क्या है वो, कार्बन डेटिंग है। ठीक है, डेड प्लांट और एनिमल की, ऐसा बोलना है। और अगर तुम्हें पत्थर की निकालनी है, रॉक की निकालनी है, तो रॉक डेटिंग लगता है। अब इसमें क्या होता है, रॉक में उपस्थित या प्रेजेंट यूरेनियम का डीके होता है। ध्यान से सुनना, मेरे पास रॉक में इनिशियली यूरेनियम है, मान लो यूनिट। ठीक है, मैंने ये मान लिया रॉक में यूरेनियम होता है ना, तो रॉक में यूनॉट है, और यूनॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम इनिशियली प्रेजेंट। ध्यान से देखना, इनिशियली प्रेजेंट। तो ये इनिशियली मैंने मान लिया यू नॉट प्रेजेंट है। आप एन नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन यू नॉट लिख देंगे अपन तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही, माउंटेन माझी, वेरी नाइस। इनिशियली क्या प्रेजेंट है, यू नॉट। ठीक है, और यूटी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ऐसा। ठीक, अब इनिशियली अगर यू नॉट है, ध्यान से सुनना, इनिशियली अगर यू नॉट है, कब, पुराने सालों, मान लो 4000 साल पहले का एक पत्थर है, उसमें यूरेनियम यू नॉट है। ठीक है, अब यूरेनियम क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लेड में। ठीक, ये प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है, लेड में। तो यूरेनियम जब लेड में कन्वर्ट होगा, तो आज के समय में, आज के टाइम में उसने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेड के बनाए पीबी, और आज के टाइम मतलब पीबीटी, ऐसा बोल दिया। सारा का सारा यूरेनियम तो कन्वर्ट होता नहीं है, कुछ बच भी जाता है, तो जो बचा हुआ होता है वो भी आज के टाइम का ही होगा। तो क्या होगा, यूटी प्लस पीबीटी। अब ये क्या क्या है यहां पर, यू नॉट यूटी लिख दिया, पीबीटी क्या है, पीबीटी है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, लेकिन ये किसके हैं, लेड के हैं, और ये यूरेनियम के हैं। ध्यान रखना, पूरा अच्छे से लिखना हो तो लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम आफ्टर टाइम टी, और पीबीटी क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड आफ्टर टाइम टी। बेटा यूरेनियम से लेड बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यूरेनियम से क्या बनता है, लेड बनता है। तो अगर इनिशियली यूरेनियम यू नॉट है, उसने कुछ लेड बना लिए, कुछ बच गया, तो आज के टाइम पर यूटी प्लस यू नॉट होगा। ठीक है, सॉरी, यूटी प्लस पीबीटी होगा। वो यू नॉट किस में कन्वर्ट होगा, यूटी प्लस पीबीटी में। ठीक है, मतलब टोटल न्यूक्लियाई तो कंजर्व ही रहेंगे ना, तो यू नॉट क्या होगा, यूटी प्लस पीबीटी के बराबर होगा। सही है, जैसे मान लो इनिशियली आपके पास सपोज 20 थे, 10 लेड बना लिए, तो 10 तो उसके बच गए ना यूरेनियम के, है ना, ऐसा। ठीक, तो यू नॉट क्या आ गया, यूटी प्लस पीबीटी। तो ये कहानी है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे
किसके लिए लगाएंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? यूरेनियम के लिए। क्यों? रिएक्टेंट के लिए लगाते हो ना, प्रोडक्ट के लिए थोड़ी लगाते हो, रिएक्टेंट के लिए लगाते हो। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लैम्डा टी इज इक्वल टू ln u नॉट अपॉन ut। क्या ये बात एकदम सही है? इनिशियली कितने प्रेजेंट थे? u नॉट। आफ्टर टाइम t कितने हो गए? ut। ठीक है, ठीक। और लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या आएगा? ln, मैं u नॉट को रिप्लेस कर देता हूं ut प्लस pbt से अपॉन ut। ठीक है, क्योंकि ut प्लस pbt u नॉट के बराबर होंगे ना, यही तो कन्वर्ट हुए इसमें। अब ut से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 1 प्लस अलग अलग डिवाइड कर दिया pbt अपॉन ut। ऐसा क्यों बनाया फॉर्मूला? आपको इनिशियली यू नॉट थोड़ी पता थे, वो तो बहुत सालों पुरानी बात है। अब ये पता चल गया तुम्हें कब? अभी के बारे में, कि अब आज के टाइम में कितना लेड और कितना यूरेनियम बचा। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। आपको यूरेनियम का हाफ लाइफ क्वेश्चन में दिया जाएगा, एकदम अच्छे से देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ध्यान से सुनना, यूरेनियम स्टार्टिंग में जो था वो कुछ लेड बना रहा है, कुछ यूरेनियम बचा होगा, सही है ना? तो यू नॉट क्या होगा? अब जो लेड बना आज के टाइम में पीबीटी, और आज के टाइम में जो यूरेनियम बचा यूटी, उसके सम के बराबर होगा ना, क्योंकि उसी से ही तो बन रहा है वो। यूरेनियम सारे रॉक में होता है। अनुभव, वेरी नाइस। ये कह रहे हैं यूटी प्रोडक्ट में। हाँ, तो हमने यू नॉट को रिप्लेस कर दिया ना यूटी से। ओ भाई, कहां सोच लेते हो? वो कह रहे हैं सर यूटी प्रोडक्ट में आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक प्रोडक्ट के लिए कैसा? भैया यू नॉट और यूटी के फॉर्म में तो लिखोगे, इसका ये जो यूनिट है ये तो यूटी बनाएगा ना। यू नॉट ने कुछ लेड बनाया तो कुछ यूटी बचा, तो यू नॉट का ही तो यूटी है। कहां जा रहे हो यार, कौन सी दिशाओं में निकल गए? हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्टेंट का ही लगा रहे हैं, प्रोडक्ट का नहीं लगा रहे हैं ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो। अच्छा, ब्रैकेट रह गया। और क्या गजब ऑब्जर्वेशन है यार आपका, क्या बात है, गजब। लगा लीजिए ऐसे, ये ओ भाई गलत लगा दिया। ये ऐसा लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर से सुनिए, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर से सुनिए, पहले आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए और एक बार देखिए, फिर हम बताएंगे। ठीक है, फटाफट से एक बिस्किट और खाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए और बताइए, एक बार पढ़िए इसको अच्छे से। वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो इसको, लिखा जो है ना तुमने कॉपी में, पढ़ो उसको। ठीक है, इनिशियली यू नॉट प्रेजेंट था, अब यूटी बन गया, और यू नॉट जो था वो यूटी प्लस पीबीटी ही तो रहेगा, है ना? तो यू नॉट क्या है? इनिशियल न्यूक्लियाई, उसमें से लेड बना तो यूटी बचा। ऐसे लिख लो आप, अच्छा लगेगा आपको। देखो, यू नॉट से पीबीटी बन रहा है और यू नॉट का यूटी बच भी तो रहा है कुछ। तो जब तुम फॉर्मूले में यू नॉट लिखोगे तो उसको यूटी प्लस पीबीटी तो लिख ही सकते हो ना यार। और अब आज के टाइम में यूटी कितना है वो नीचे डिवाइड कर दिया। हम अकेले अकेले खाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल करोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा जीवन में कि हाँ उत्साह है। मेरे साथ साथ करते जाओ, मैं करवा देता हूं। देखो, a rock is found contains this uranium-238 and lead-206. Scientists analyze that the rock for these two elements and find that the total mass of uranium-238 in rock is 2 ग्राम। ठीक है, टोटल मास की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? यूटी होगा ना, जो कितना फाउंड हुआ आपको।
वाइल द अमाउंट ऑफ लेड इज 1 ग्राम। ये तो प्रेजेंट टाइम की बात है ना। अब आपको बताना है हाउ ओल्ड इज दिस रॉक, कितनी पुरानी है ये, कितना पुराना पत्थर है। ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं लैम्डा टी, देखो जरा फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला याद कर लेना बस आप, है ना। लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस पीबीटी अपॉन यूटी, यही था। अब पीबीटी निकाल लो, कैसे निकालोगे, तुम्हें ये पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एन, ये आप जानते हो। तो लेड के अलग से निकाल के रख लो और यूरेनियम के रख लो। तो मैं निकाल रहा हूं कैसे, वेट रख रहा हूं 1 ग्राम लेड का पहले, अपॉन एटॉमिक वेट 206 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, क्या बोलते हो इसको, पीबीटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो यहां से पीबीटी क्या आया, Na/206, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अपन रेशियो निकाल लेंगे ना इसके बाद। अब इसी तरीके से मैंने एक और किया, ठीक है। ये तो आपका किसका होगा, लेड का। अब आ जाओ यूरेनियम, तो 2 बाय यूरेनियम का क्या था 238 इज इक्वल टू यूटी अपॉन एन। तो यहां से यूटी क्या आ गया, 2Na डिवाइडेड बाय 238, चेक करो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब मैं क्या कर रहा हूं 1/2 कर लेता हूं, 1/2, तो क्या आएगा आपका 1/2 करोगे तो पीटी नहीं है यहां, पीबीटी है, पीबीटी है ना, पीबीटी। अच्छा पहले यहां तक चेक करो, ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। वेट दिया था, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। वेट दिया था, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्लियर है ना पीबीटी, और ये कैसे आया, अरे भाई फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मोल का फॉर्मूला है बचपन का यार तुम्हारे, ठीक है। एन अवोगाड्रो नंबर होता है यार, ओ भाई कहां से आए हो ये अवोगाड्रो नंबर होता है एन। अब मैं 1/2 कर रहा हूं, तो देखना पीबीटी अपॉन यूटी, ध्यान से देख लो क्या आएगा, Na अपॉन 206 अपॉन दिस अपॉन 2Na अपॉन 238, है ना। तो Na अपॉन 206 डिवाइडेड बाय क्या 2Na अपॉन 238, ऐसा आएगा। डिजाइन सेम ये काट दो, 238 ऊपर जाएगा, तो पीबीटी अपॉन यूटी क्या आएगा 238 ऊपर गया, और 2 इसके साथ चला जाएगा, तो 206 इंटू 2, तो पीबीटी अपॉन यूटी आपका आ गया क्या 238 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 6 का डबल 12, 412, ये आ गया आपका। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, क्लियर, ये कहानी है, ठीक है। एग्जाम में कुछ ऐसी कैलकुलेशन आएगी, कट जाएगा आपका, है ना। 1-2 ग्राम दे रखा है, या कुछ ऐसा देंगे कि अच्छे से कट जाए। यहां दे सकते हैं आपको इस टाइप से 2.38 ग्राम, तो कट जाएगा, है ना। यहां दे देंगे आपको 2.06 ग्राम, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखना, यहां मैं पुट कर रहा हूं लैम्डा को क्या, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, ठीक है, इंटू टाइम तुम्हें निकालना है, और ln 1 प्लस ये निकाल चुके हो अलग से कितना 238 अपॉन 412, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में अगर ऐसा कुछ डेटा आया, आप प्रोसेस समझ लो, डेटा आया तो आपको गिवन होगा वैसे भी कुछ ना कुछ, है ना। आपको डेटा आया तो गिवन होगा, इस टाइप का गंदा सा डेटा आया, इसमें चलो आ गया ऐसा, है ना। अगर एग्जाम में आया वैसे तो इजी रखेंगे वो कि कट जाए, नहीं होगा तो ln वगैरह की वैल्यू देंगे। आप बस प्रोसेस समझ लो क्या लगाना है, फॉर्मूला याद कर लो बस, है ना। तो t क्या आ गया तुम्हारा, t आ गया, इसको वहां ले जाओ, 4.5 इंटू 10 की पावर क्या 9 डिवाइडेड बाय 0.693 ln, इसको सम कर दो 412 एलसीएम लेके 238, 8 और 2 10 हो गया, 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और 4 2 6 650 बाय 412, ठीक है।
आप इस फॉर्म में ही आंसर लिखा रहने दो, ln के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तरीका समझ लो आप क्या लगाना है, प्रोसेस आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, प्रोसेस एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ एटम निकाल लो यहां से, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है एकदम। एक बार और रिपीट कर दें, सवाल को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। सवाल से इंफॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि यूरेनियम 238 का मास है क्या 2 ग्राम और लेड का है 1 ग्राम। अब इतने पार्ट में तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का ही तो फॉर्मूला है ये। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, अवोगैड्रो नंबर, सॉरी नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो यहां से नंबर ऑफ एटम तुम्हें निकालना है। अब तुम्हें अगर ये कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी लग रही है तो ठीक है, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गई, एग्जाम में कुछ इजी कैलकुलेशन ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है, क्लियर। डायरेक्ट मास पुट नहीं कर सकते। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, डायरेक्ट मास इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि ये लेड है और ये यूरेनियम है, दोनों का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है ना, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट तुम मास पुट नहीं कर सकते, यहां तुम्हें नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट मास तो तुम तब पुट कर सकते थे जब ये दोनों सेम रहते, सेम एटम रहते, है ना। अरे बहुत आसान है, तुम्हें जैसे देखने से लग रहा है इतनी बड़ी कैलकुलेशन, एक बार देख करो तो, एक बार पेन उठा के चालू हो जाओगे ना तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो तुम्हें बस 2 फॉर्मूले ध्यान रखना है। कौन सा, एक तो ये वाला रॉक डेटिंग का और कार्बन डेटिंग का, कहां गया ये वाला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद कर ही लेना क्योंकि ये फिजिक्स में भी आपके काम आएंगे। क्लियर है एकदम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले फिर हम आगे चलें। ठीक है, मोल पुट कर दें तो इसके मोल कहां से, हाँ मोल पुट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तुम यहां पर वेट पुट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एटम और मोल पुट कर सकते हो। मैंने नंबर ऑफ एटम से पूरा सॉल्व किया, वैसे भी एन कट गया, देखो एन तो कट ही गया ना, तो वैसे भी मोल ही हो गया वो। तो ये जो रेशियो है, चलो मैं यहां लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये जो पीबीटी बाय यूटी है, इसको तुम लिख सकते हो मोल्स ऑफ पीबी, इसका रेशियो पुट कर सकते हो, लेकिन वेट नहीं पुट कर सकते। नंबर ऑफ एटम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट होता है, दोनों का अलग अलग है, लेड का अलग, यूरेनियम का अलग है ना। तो इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक सवाल करके बता दो फटाफट से। यूरेनियम इज डिके टू लेड, द डिके प्रोसेस इज दिस। टी हाफ दे रखा है आपको, टी हाफ दिया 92 यूरेनियम, इसका पीछे क्वेश्चन से भी उठा सकते हो। द एनालिसिस ऑफ रॉक शोज द रिलेटिव नंबर ऑफ यूरेनियम 238 एंड दिस एटम गिवन है आपको, देखो 0.25। अब आपकी कैलकुलेशन और आसान हो गई। ट्राई तो करो एक बार ट्राई तो करो। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर अपना, 1-2 टॉपिक और बचे हैं बस, एक्टिविटी वगैरह और एवरेज टाइम। इसको एक बार ट्राई करो, आप कॉपी पेन लेके ट्राई करो तो बनेगा सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। ठीक है, ट्राई करो बनेगा सवाल, कहां जाएगा अगर बनेगा नहीं तो कहां जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। फॉर्मूला याद करो, पुट कर दो, क्या ही है, बनेगा भाई, बना के बताओ। बनाओ। श्वेता का कहना है पीबी ही क्यों बनता है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्योंकि लेड वो एलिमेंट या वो न्यूक्लियाई होता है जहां पर N/P स्टेबल होता है आफ्टर डिके। भाई डिके कराते जाओ, यूरेनियम 238 का डिके होता जाएगा, कभी तो रुकेगा ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि लेड जो है उसका N/P स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाता है ना। अरे भाई करो तो, एक बार सॉल्व करके देखो, मजा आ जाएगा। कैसे नहीं बनेगा यार सवाल, कहां जाएगा, सब इंफॉर्मेशन तो दे रखी है। अब तुम आलसी हो तो अलग बात है, आलस भरा है तुम्हारी जिंदगी में तो अलग बात है। जहां तुमने पेन उठाया, लिखना चालू किया, वहां समझ लेना कि बन गया, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं जीवन में। ठीक है, क्लियर।
लॉग के फॉर्म में आंसर कर दो आप, लॉग के फॉर्म में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गिवन नहीं ना यहां पर, लॉग के फॉर्म में ही कर दो। लैम्डा टी इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस पीबीटी अपॉन यूटी, और लैम्डा क्या आएगा, एल एन टू डिवाइडेड बाय टी हाफ 4.2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू टी इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस, अब की बार देखो कितना अच्छा दिया है, पीवी अपॉन यू दे रखा है आपको, देखो पीवी अपॉन यू सीधा 0.25। ये नहीं कर पा रहे थे तुम, क्या है यार। तो टी क्या आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन एल एन टू को नीचे ले गए 0.693, 0.7 रख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, और एल एन 1.25, बस आ गया आंसर, छोड़ दो यहीं पे, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर लेना इसको बाहर। क्या है भाई, अब बताओ इसमें क्या था, सीधा फॉर्मूला उसमें पुट करना है। अगर तुम कॉमर्स के भी होते और तुमको बोल देते ये फॉर्मूला है, ये चीजें गिवन है, पुट करके आंसर बताओ, तो भी निकाल लेते भाई तो भी निकाल लेते। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे, हो गया बस इतना काफी है, चेक कर लो एक बार, आ गया था आंसर, वेरी नाइस। अगला सवाल, यूरेनियम 238 decay to form thorium with a half life of this, how many years will it take for 75% of यूरेनियम 238 to decay, बताओ। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यूरेनियम से चलो थोरियम बन रहा है, ठीक है, यूरेनियम से थोरियम बन रहा है। अब ये मत कहना कि सर अभी तक तो लेड बना रहे थे, अब थोरियम बना दिया उन्होंने, कोई और प्रोसेस करा रहे होंगे, है ना। सवाल की भावनाओं को समझो, हाफ लाइफ गिवन है, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 75%, बिना लिखे आंसर कर सकते हो, बिना लिखे, बिना लिखे आंसर कर सकते हो, बिना लिखे आंसर कर सकते हो, अगर आपको वो याद है। देखो बहुत बढ़िया, सेजल ने एकदम सही बोला, हाँ याद है सेजल, क्या बात है, बस बस देखो सबको याद है, वाह, रितिका को भी याद है, बहुत बढ़िया, चिराग भी कह रहे हैं बहुत सही, क्या बात है, हो गया काम। अब ये आएंगे सवाल, ये नहीं बना पाओगे तो क्या ही करोगे जीवन में। टी 50% इज इक्वल टू क्या दिया है, ये इतने साल, टी 75%, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या होता है, डबल होता है, बस हो गया काम। लो और क्या चाहिए जीवन में, क्यों भाई। सबका आ गया होगा, जिसका नहीं आया तो बेटा अपने दिमाग का चेकअप जरूर करवाएं, है ना। चलो इसमें क्या कहना है, ये वाला सवाल कर दो। हाफ लाइफ 5 मिनट दे रखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 20 मिनट। फटाफट से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना एग्जाम में। रॉक डेटिंग और कार्बन डेटिंग का बहुत मतलब रेयर चांस है आने का, लेकिन ये तो आ सकता है ना, इसके तो बहुत ज्यादा चांसेस है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड है ना। बताओ, टी हाफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 5 मिनट, टी हाफ 5 मिनट दिया है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 20 मिनट, कितना डिकेड होगा फ्रैक्शन में बता दो। चलो टी हाफ 5 मिनट है, मान लो इनिशियल एन नॉट था, आ जाओ जरा, एन नॉट से एन नॉट बाई 2 चले गए तुम, तो क्या लगा, 5 मिनट लगा, मतलब ये टी हाफ है और गिवन भी है आपको, है ना। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ, फ्रैक्शन निकाल लो कितना डिके हुआ, तो एन बाय एन नॉट निकाल लेते हैं। 1/2 टाइम कितना दिया है 20 मिनट और 5 था, तो ये क्या आ गया 1/2 की पावर 4। इस टाइप का हमने लास्ट टाइम पे भी किया था 1/16। या तो आप इसके आगे चलते जाओ, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, है ना। 1/16 ये बचेगा, 1/16 तो बचेगा ना, डिके कितना होगा, ये तो बचा हुआ होता ना एंटी, डिके कितना होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग जो है वो 1/16 बचा, तो डिके पूछा ना,
तो डिकेड कितना होगा 1 - 1/16, 15/16 होगा ना। क्या ये बात सही है? चेक करो बेटा। 1/, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड पूछा है कितना, इसमें फंस गया लगता है। 1/16 तो बचा है ना, ये बची हुई होती है भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या कॉन्सेंट्रेशन काइनेटिक्स से सोचो तो। क्लियर है ना? रिमेनिंग 1/16 तो बचेगा कितना 15/16। क्या बात कर रहे हो? अगला सवाल करो जरा फटाफट से। टी हाफ ऑफ ए एंड बी इज 30 and 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ऑफ ए एंड बी आफ्टर 60 मिनट। ए के अलग निकाल लो, बी के अलग निकाल लो, फिर उसका रेशियो निकाल लेना। दो सवाल मान के चलो इसको कि एक में ही दो पूछ लिया आपसे। यहां लिख लो फॉर ए और यहां लिख लो फॉर बी। इस तरीके से टेबल बना लो, निकालो भाई। क्वेश्चन बनाओ, बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे? क्वेश्चन बनाओ बनेंगे। करो करो। ए के लिए निकालो और बी के लिए निकालो। ए का टी हाफ कितना दिया है? ए का टी हाफ कितना दिया है 30 मिनट। तो टी हाफ दिया है ए का कितना 30 मिनट। क्वेश्चन को पढ़ो ब्रेक कर करके, 30 मिनट इसका 20 मिनट इसका। तो टी हाफ बी का कितना है बेटा 20 मिनट। ठीक है ऐसा है। तो ए का 30 और बी का 20 करो। ए का 30 और बी का 20। अब चाहिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ऑफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड चाहिए, डिकेड है ना, ऑफ ए एंड बी आफ्टर 60 मिनट। तो एक काम करते हैं, टाइम टी क्या है 60 है, यहां टाइम टी क्या है 60 है, दोनों के लिए 60 मिनट में चाहिए। यहां फॉर्मूला ऐसे लगा दो, क्या एन ए मतलब ए के बचे हुए कितने हैं डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, टी बाई टी हाफ, टी कितना है 60, टी हाफ कितना है 30। तो 1/2 की पावर क्या आ गया ये 2, 1/4। तो 1/4 तो बचा है ना, तो ए डिकेड, ठीक है सही है, ए डिकेड कितना होगा 1 - 1/4 बचा हुआ। 1/4 था तो 1 - 1/4 सिंपल है ना। बचा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये बात है ना, बचा हुआ 1/4 है तो 1 - 1/4 तो डिके होगा ना बेटा। अरे आंसर तुम्हारे, क्या बात है गजब। तो 1 - 1/4 ए डिकेड हो गया। ठीक, बी के लिए निकालो एन बी अपॉन एन नॉट 1/2 टी बाई टी हाफ 60/20 कितना हो गया ये 1/2 की पावर 3 1/8। तो बेटा ये वाला अमाउंट क्या है, ये तो तुम्हारा बचा हुआ है ना, तो डिकेड कितना होगा बी डिकेड बता दो। 1/8 बचा है तो 1 - 1/8 7/8। अब रेशियो निकाल सकते हो ना, निकालो जरा क्या कह रहे हैं, रेशियो निकाल लो। ये कितना आ गया आपका 1 - 1/4 मतलब 3/4 है ना। तो ए डिकेड अपॉन बी डिकेड चाहिए था, यही चाहिए था ना, कैलकुलेट द रेशियो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड है ना। ए डिकेड अपॉन बी डिकेड है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए कितने डिके हो रहे हैं, बी कितने डिके हो रहे हैं। सिंपल है, 3/4 अपॉन 7/8। ठीक है क्लियर है। तो 3 × 8 अपॉन 4 × 7, ये तो पता है ना आपको, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो कितना हो गया ये देखो चेक करो, 4 से डबल 8 6/7 आ गया। कितने लोगों का आ गया, अरे क्या बात कर रहे हो इतने सारे, ओहो गजब, इतने सारों का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, गजब गजब, सबका ही लगभग आ गया, वेरी गुड क्लियर। सॉरी क्लियर एकदम। ए के लिए अलग निकाल ला, बी के लिए अलग निकाल ला, डिवाइड कर दा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। आ गया ना आंसर, अरे वाह वेरी गुड, मेरा भी यही आया 6/7, वेरी गुड, हम दोनों साथ हैं। नोट कर लो, जिसको नहीं आया
वो एक बार फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखें कि यहां पर जो ये होता है ना, ये बचा हुआ होता है। ये क्या है? बचा हुआ। तो डिकेड कितना है? 1 माइनस बचा हुआ है ना। ठीक है, चलें आगे। नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। इजी है, इजी है, इजी है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ट्रिक से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वेरी नाइस, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो ट्रिक से भी हो जाएगा। कैसे? हाफ लाइफ 30 मिनट है, तो 60 मिनट जाने के लिए 2 हाफ लाइफ लग रही है। सही है ना? हाफ लाइफ क्या है? 30 मिनट। मान लो n नॉट था, मैं इसको उससे भी बताता हूं, ट्रिक से भी करके बताता हूं। आपने पूछा है तो डाउट है ना, ध्यान से देखना। हाफ लाइफ 30 मिनट है किसका? ए का। ध्यान से देखना। ट्रिक से बता रहा हूं कैसे करना है आपको। फॉर ए, फॉर बी, इसका हाफ लाइफ कितना था? 30 मिनट। और इसका हाफ लाइफ कितना था? 20 मिनट। इससे भी आंसर आ जाएगा, देखना। टोटल टाइम टी कितना दिया है? 60 मिनट दिया है। ये तो दोनों जगह ही है ना। 60 मिनट दिया टोटल। तो मुझे एक बात बताओ, इसका हाफ लाइफ 30 है और टाइम कितना चाहिए? 60। मान लो यहां पर तुम एन नॉट पे थे, तो एन नॉट बाई 2 पर आओगे और एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 4, तभी तो 2 टी हाफ लगेंगे 30-30 मिनट के। सही है ना? 30-30 मिनट के 2। तो एन नॉट से एन नॉट बाई 4 गए, तो डिकेड यहां से निकाल लो कितना आ रहा है, वही आएगा आंसर। तो वैसे ही आएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, 3 एन नॉट बाई 4। यहां क्या है? एन नॉट से आप चले 20 मिनट है टी हाफ, तो 20-20 के 3 बार लेने पड़ेंगे, कोई टोटल टाइम 60 है। तो एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4 और एन नॉट बाई 8, तो 20-20 के 3 पैच बन जाएंगे। ये 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। इनिशियल एन नॉट बचे कितने? एन नॉट बाई 8, तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 8, ये क्या हो जाएंगे? डिकेड। ठीक है, तो डिकेड हो गए आपके एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 8, 7 एन नॉट बाय 8 आ गया ना। इससे भी देखो, ए डिकेड अपॉन बी डिकेड निकाल लो, वही आएगा। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कई लोगों ने इससे भी किया होगा। वेरी गुड, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 एन नॉट बाई 4 अपॉन 7 एन नॉट बाय 8, 6/7। जिसने ऐसे किया है वो भी सही है। ठीक है, वो भी सही है। जिसने ये किया है वो भी सही है, ये किया है वो भी सही है, सब सही है। ठीक है, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे, ऐसा लगे ऐसा कर लो, वैसा लगे वैसा कर लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है एकदम? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई इसकी। चलो ये बता दो, तुमने अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छे से कर ली है, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो तुमने ये समझ लो फिजिक्स का एटम न्यूक्लियाई भी खत्म कर दिया साथ में। ठीक है, चलो बताओ जरा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 60 मिनट। आफ्टर 3 घंटे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट हैव डिकेड, डिकेड चाहिए कितने चले गए, है ना। फॉर्मूले से तुम्हारा क्या निकलता है? कितने बचे, है ना। करो करो, ट्राई करो। ठीक है, वेरी गुड, आपका आ गया था तो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा कर रहे हो। इसको भी कर लो जरा फटाफट से, कितना आ रहा है? 7/8 आ रहा है जेसिका का। अच्छा, सृष्टि का भी 7/8, अंकित राणा भी 7/8 कह रहे हैं। अच्छा, हिमांशु 7/8, विदित भी 7/8, स्नेहिल भी 7/8। अच्छा, श्रद्धा, रूपम, सोना, सुमिता, आयुष, सबका 7/8। वाह यार, अब तो आ गया होगा। देखो, एन टी अपॉन एन नॉट, है ना। एन टी लिखो या एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 टी बाय टी हाफ। अब मुझे एक बात बताओ, 3 घंटे मतलब कितने? 180 मिनट हो गए। 180 मिनट हो गए ना, 180/60,
तो 1/2 की पावर 3 1/8। तो एनटीए क्या है, n0/8 1/8 बचा ना। अगर 1/8 रिमेनिंग है, ठीक है, इतना रिमेनिंग है, तो डिकेड कितना है, डिकेड 1 - 1/8। वेरी नाइस, जिसका आंसर 7/8 आया था, बहुत बढ़िया बेटा। चाहे तो आप ऐसे कर लो या ट्रिक से भी कर सकते हो। कैसे, 3 घंटे मतलब कितना हो गया, 180 मिनट हो गए ना। अच्छा, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, तो 60-60 के 3 पैच बनाने हैं, ठीक है। तो n0 से n0/2 एक, n0/4 दूसरा, n0/8 तीसरा। तो n0 से n0/8 पर आ गए तो 7n0/8 आ गया, मतलब 7/8, एकदम सही फ्रैक्शन है ना। क्लियर है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, ये कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन अब। हाँ, इस पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लाइफ समझ लो रेडियो एक्टिविटी में क्या है। पिछला क्वेश्चन जैसा कराया था उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लाइफ क्या होता है, ठीक है। एवरेज लाइफ को हम लिखते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, हट जाता ऐसा टाउ बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, दा। अरे भैया, जैसे ही दा लिखता हूं ना तुम्हारी याद आ जाती है कसम से, दा डेफिनेशन वालों की। द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज कॉल्ड चाचा ताऊ, इज कॉल्ड ताऊ, एवरेज लाइफ, ठीक है। क्लियर। ऐसा है, ठीक है। क्लियर। तो क्या बोलूंगा मैं यहां पर, टाउ इज इक्वल टू 1/λ, ये होता है। अब आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, कुछ बताते भी हो तुम लोग, चलो बता दो, पूछ रहा हूं। अब आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, Ct इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KT, यही लिखाया था। अगर उसको मैं यहां लगाना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Nt इज इक्वल टू या N इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस K की जगह क्या कर दूंगा, λT। सही है। क्लियर। अब देखना जरा, मैं यहां पुट कर रहा हूं, मैं इसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझा रहा हूं आपको क्या होता है ये एवरेज टाइम। तो मैं लिख रहा हूं Nt इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा और इस टाइम को, t को क्या लिख दूं, 1/λ लिख दूं। अगर ये टाइम एवरेज टाइम है तो 1/λ लिख दूं। तो मैं Nt इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, N0 e की पावर -1। तो Nt इज इक्वल टू क्या आएगा, N0/e। मतलब ये कब की कहानी में लिख रहा हूं, एट एवरेज टाइम। कब की, एट एवरेज टाइम, मतलब जब तुम्हारा t किसके बराबर हो, टाउ के बराबर हो, ठीक है। t किसके बराबर, टाउ के, और टाउ क्या रख दिया, 1/λ। तो Nt क्या है, N0/e, और 1/e की वैल्यू बेटा होती है 0.37। क्या होती है, 0.37। किसकी, 1/e की। अब ध्यान से सुनना, 1/e की क्या होती है, 0.37। तो इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है द टाइम, मतलब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या, द टाइम व्हेन 37% ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सही है ना, 0.37 है तो परसेंटेज में कितना बोलोगे, परसेंटेज में बोलोगे आप 37%, ठीक है ना। तो 37% रिमेनिंग हो, ठीक है। 100 में से 37 को माइनस कर देना जरा, आता आपको ये, इस तरीके से माइनस करते हैं या बचपन में किया करते थे। मतलब 63% जब डिके हो जाए, जब 63% डिके हो जाए तो उस टाइम के टाइम को क्या बोलते हैं,
टाउ बोलते हैं। ये इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो 37% अगर डिके हो गया, सॉरी 37% बचा, 63 डिके हो गया, तो वो टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखना, अगर कभी आपसे टाउ पूछ लें तो आप बता सकते हो, ठीक। अब इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से ये तो बेसिक चीज हो गई। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? हाफ लाइफ दिया जाएगा, टाउ पूछ लेंगे, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं ना, मजा आ जाएगा, है ना। पहले आप ये नोट करो, फिर एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ये तो बेसिक चीज मैंने समझाई कि एक्चुअल में ये क्या होता है। न्यूमेरिकल में आपको टी हाफ दिया जाए, देखो लैम्डा देंगे तो सीधे ही कर लो कि 1/λ आंसर है ना। टी हाफ दिया जाता है वैसे, और टाउ पूछते हैं, ठीक। नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है 37 ही क्यों? भाई ये आ तो रहा है तुम्हारे सामने, अब ये मत पूछना कि सर आपने n यहां n ऐसे ही क्यों लिखा। भैया 1/e 0.37 होता है, डिवाइड करके देखो, e होता है 2.82, 1/2.82 0.37 आता है, ठीक है। 1/λ कैसे आया बेटा? ये डिफाइन किया गया, डेफिनेशन है कि हम एवरेज टाइम को ये बोलेंगे, ठीक है। अब वो कैसे आता है उसके लिए आपको इंटीग्रेशन खेलना पड़ता है, तो उतना ज्यादा, इतने में तो तुम धराशायी हो रहे हो, इंटीग्रेशन क्या खेलोगे? ठीक है, चलें। ये फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में नहीं था एवरेज का, ध्यान रखना, ये यहीं आया है। ये तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स में ये वाला नहीं था, ये अभी आया है ताजा ताजा आपके लिए, ये केमिकल में था ये वाला, याद करो। इन केमिकल काइनेटिक्स सब लिखवा लेते हो तुम लोग, हैं बहुत पागल हो। चलें आगे बढ़े। क्लियर? नोट कर लो। भाई मेरे कह रहा लैम्डा कैसे? भैया इधर देखो, इधर उधर देखते हो ना, फिर ऐसे ही हो जाता है तुम्हारे साथ। कुछ डेफिनेशन भी तो होती है, कुछ चीज डिफाइन की जाती है ना, हद है। एवरेज लाइफ को टाउ ही क्यों लिखा? कुछ डिफाइन किया था ना कि इसको हम ये लिखेंगे। चलें आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना, मैं इसका एक रिलेशन बना देता हूं। किसका? जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड T50%, ठीक है। ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ कि जो क्या था तुम्हारा टाउ जो था वो क्या था? 1/λ। अब मुझे बताना 1/λ को हम ln2 अपॉन T50% लिख सकते हैं। देखो बन गया रिलेशन, कितना आसान है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया? T50% ऊपर कर दूं, इतना डिटेल में लिखता हूं फिर भी पूछ लेते हो कि सर ये ln2 क्यों आया यहां पे है। टाउ क्या आ गया? T50%। डाउट पूछने चाहिए आपको, लेकिन थोड़ा सा अच्छे पूछो तो लगे, हाँ बीच बीच में लोग पूछते हैं ना बढ़िया, ठीक है। तो टाउ क्या आ गया? 0.693 होता है 1.44, 1/0.693 1.44 T50%। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इससे काम हो जाएगा। एवरेज लाइफ पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया, चाहे फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए, तो आप कर सकते हो। 1.44 टी हाफ। अभी तुम्हें बेटा ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब तुम फिजिक्स की न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे ना, न्यूक्लियाई, मुझे याद करोगे, मुझे पता है, ठीक है। यही सब पढ़ रहे होगे तुम फिर से यहां आके। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कर लो इसका, बहुत आसान है, यही लिख देते हैं सवाल। क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज लाइफ of a radioactive substance whose half life is T half is 10 years। कर लेना जरा फटाफट से, पढ़ लो जरा। एक ही सिंबल है, वो कह रहा कितने सिंबल है? टाउ का एक ही सिंबल है, करो जल्दी फटाफट से। टाउ इज इक्वल टू क्या है? 1.44 T50%। हाँ, अब इसका आंसर सब लिखेंगे, मुझे पता है।
इसका तो मतलब सभी लिखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना लिखे। और अगर इसका भी नहीं लिख पा रहे हो, चेकअप की जरूरत है आपको, ऑनलाइन डॉक्टर मिलते हैं आजकल। ठीक है, क्लियर है? हाँ लिख लो लिख लो, अब तो लिखोगे ही। चलें आगे बढ़े, क्लियर है एकदम मामला? क्लियर है या साफ है एकदम दिमाग से ही? फॉर्मूला याद कर लेना। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये कहानी थी बेटा, एवरेज लाइफ की कॉन्सेप्ट था ये। आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एक्टिविटी। एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, एक्टिविटी को हम लिखते हैं ए से। कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिके बोलो पर यूनिट टाइम। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिके पर यूनिट टाइम, ठीक है? उसको बोलते हैं अपन क्या? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एक्चुअल में पता है क्या है? ये वही है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिके ही तो है एक तरीके से, हम उसको रेट ऑफ डिके बोलते हैं। अब हम उसका नाम बदल के ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो मैं रेडियो एक्टिव हूं, ठीक है? तो मेरी क्या एक्टिविटी है? डिके होने की, खत्म। मेरी क्या रेट है डिके होने की, मतलब वो मेरी एक्टिविटी हो गई, सिंपल सा है। तो माइनस dN/dt ये जो लिखा है ना, ये यही तो तुम्हारी रेट ऑफ डिके होती थी। इसी को ही अब क्या बोलने लगे? एक्टिविटी बोलने लगे, है ना? मतलब इसको दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन किया गया कि किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिके, खत्म। ठीक है, लिखा वही है, देखो सिंपल है, लिखा वही है लैम्डा एन, मतलब है तो वही, बस उसका नाम एक्टिविटी रख दिया। ऐसे डिफाइन करने लगे अब कि चलो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए कोई वर्ड ले लेते हैं, साइंटिस्ट लोग तो ऐसे ही करते हैं कि इसके लिए क्या बोलेंगे, चलो एक्टिविटी बोल देते हैं कि ये कितना एक्टिव है, कितना ज्यादा डिके हो रहा है ना? तो द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिके पर यूनिट टाइम वही है, रेट ही एक तरीके से, है ना? लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है? मैंने ये मान लिया इनिशियल एक्टिविटी क्या है? ए नॉट। तो ए नॉट क्या लिखूंगा मैं? लैम्डा इंटू एन नॉट। देखो भाई यहां से तुम्हारा ए क्या आया? लैम्डा इंटू एन आया ना? तो अगर मैं यहां ए नॉट लिखूंगा तो यहां नॉट लगा दूंगा, यहां टी लिखूंगा तो यहां टी लगा दूंगा, सिंपल सा है ना? तो यही लिखा है। अगर इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट लिख रहे हैं तो लैम्डा नॉट और कॉमा लगा लेना, एक्टिविटी एट टाइम टी लिख रहे हैं तो ए टी लैम्डा एन टी, सिंपल है, वहीं पे लिखा है ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक्टिविटी का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकता हूं, तो एक्टिविटी का जो रेशियो आएगा वही नंबर ऑफ एटम का रेशियो आएगा। देखो वही नंबर ऑफ एटम का रेशियो आएगा, वही मोल का रेशियो आएगा और वही वेट का रेशियो। अब यहां वेट का रेशियो के बराबर क्यों लिख दिया? क्योंकि उसी एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। रॉक डेटिंग जैसा नहीं है कि एक हो गया लेड और एक यूरेनियम, यहां एक ही एलिमेंट है ना? यहां एलिमेंट एक ही है, ध्यान रखना। तो एक ही एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, तो तुम सारे रेशियो को बराबर लिख सकते हो ऐसा, जब जिसकी जरूरत पड़े उसको उठा लेना। भैया इधर देखो, एक्टिविटी का मतलब रेट है, रेट ऑफ डिके ही एक्टिविटी है, वही तो लिखा, डिफाइन ही वही किया, ठीक है? तो कोई अलग चीज नहीं है ना? क्लियर? अरे कोई अलग चीज नहीं है, यही है ठीक है? फिर सुन लो, ये कोई अलग चीज नहीं है। जो तुम माइनस dN/dt रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते थे, उसी का ही नाम एक्टिविटी रख दिया आप, ठीक है? आसान रहेगा। क्लियर? चलें आगे बढ़े। अब जो तुम्हारी एक्टिविटी है वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और तुम जानते हो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और n/na, अगर एक ही एटम है तो उसका एटॉमिक वेट भी सेम और अवोगैड्रो नंबर भी सेम, तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखो हो गया, बात तो बराबर ही है, ठीक है? तो ये कहानी थी एक्टिविटी की, फटाफट से नोट कर लो इसको, लिख लो। चलें आगे, वेरी नाइस। अब हम आगे चलते हैं। अगला वर्ड देख लो जरा, क्या है अगला टर्म? क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है? बेटा बचपन से तुमने पढ़ा है, स्पेसिफिक कहीं वर्ड अगर यूज करें, ध्यान रखना,
अगर कहीं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है यूनिटी के लिए, 1 के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो, द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एक्टिविटी। डेफिनेशन है ना, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है? द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, और एक्टिविटी ए को कैसे डिफाइन करते हैं? या ए लिख लेना, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी को चाहे तुम ऐसे लिखो या ऐसे बोलो, बात बराबर है। ठीक है, यहां से ए हटा देते हैं क्योंकि ये एस ए हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया ना, स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो स्पेसिफिक वर्ड कब यूज करना है? यूनिटी के लिए। 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल अगर कुछ दे रहा है, डिके हो रहा है, तो उस टाइम की एक्टिविटी को क्या बोलोगे? स्पेसिफिक एक्टिविटी, है ना। अब इसकी यूनिट क्या क्या होती है आपने डिफाइन किया, क्या? डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम या डिसइंटीग्रेशन पर टाइम, ऐसा अपन ने डिफाइन किया था ना। यहां पर देखो डेफिनेशन, ये डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, ऐसा इस तरीके से। तो वही है ये, देखो। तो डीपीएस क्या है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, डीपीएस हो सकता है, डीपीएम हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। टाइम तो डिपेंड करता है ना किस में ले रहे हो, डीपीएस, डीपीएम, डीपीवाई, डिसइंटीग्रेशन पर ईयर, ऐसा भी ले सकते हो आप, है ना। तो यहां सेकंड के हिसाब से अपन दे रहे हैं यूनिट, है ना। क्यूरी की अगर बात करें, दूसरी यूनिट इसकी होती है क्यूरी। 1 क्यूरी क्या होता है? इतना डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, बैकरल क्या होता है? 1 बैकरल होता है 1 डीपीएस। ये यूनिट कन्वर्जन भी याद रखना आपको। रदरफोर्ड क्या होता है? 1 रदरफोर्ड को हम लिखते हैं 10 की पावर 6 डीपीएस। तो डिफरेंट यूनिट होती है ये, किसकी? एक्टिविटी की। एक्टिविटी ए क्या होता है? लैम्डा इंटू एन, और एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ये। ठीक है, अगर पूरी पीछे की रामायण से अगर कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें। ठीक है, और इसकी यूनिट ये हो, खत्म। ठीक है, अरिंदम कह रहे हैं डैमेज पर सेकेंड आज तो डैमेज ही हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। पढ़ो बेटा, इसको रिवाइज भी करना है ना, रिवीजन भी करना है आपको। रिवीजन करोगे तो क्लियर। अभी मैं समझ सकता हूं आपकी सारी भावनाएं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी भावनाओं को आप जब तब समझोगे जब तुम न्यूक्लियर फिजिक्स में घुसोगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या ही बोलूं अब मैं, चलो एक बार फिर समझ लो। माइनस dn बाय dt को हम लिखते थे लैम्डा n, ये तो सही है ना। और ये जो रेट है, इसी रेट का नाम, अब एक्टिविटी बोलने लगे, बस इतना तुम दिमाग में बिठा लो ना तो खत्म हो जाएगा काम। इसी को एक्टिविटी बोल रहे हैं, ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो चीज और क्लियर होगी, सवालों से भी सीखते हैं कई बार, है ना। चलो आ जाओ, सीख लेते हैं, सवालों से सीख लेते हैं। आ जाओ, शुरू हो जाओ जरा। क्या कह रहा है ये सवाल? कैलकुलेट, कैलकुलेट एंड कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम whose हाफ लाइफ है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। इसकी हाफ लाइफ तो याद हो गई होगी है ना। चलो, अरे यार क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, अब यही नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है। कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम। अब एक बच्चा है कह रहा है कि सर ये केमिकल काइनेटिक्स में कहां लिख? बेटा केमिकल काइनेटिक्स में नहीं है, ये यही है। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या निकालना है? एक्टिविटी। कैसे? A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, खत्म हो जाएगा काम। A क्या आ गया? लैम्डा क्या है? ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, एक काम करो n को अलग से निकाल लो। n कैसे निकलेगा? n बाय एन इज इक्वल टू w बाय एटॉमिक वेट, ऐसे निकलेगा। n क्या आ गया? w कितना दिया है? 1 ग्राम इंटू Na अपॉन एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट क्या है? 238। इतना सिंपल है भाई, ये नहीं हो पाएगा।
कितना आसान है, Na/238 इज द आंसर। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो एक्टिविटी ए लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। 0.693 इंटू Na क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, है ना, डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 238, खत्म हो गया काम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर तुम्हें इसको डीपीएस में निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो ये किसमें, ईयर्स में है, डीपीएस में निकाल के बता रहा हूं, ये मैंने डिसइंटीग्रेशन पर ईयर में लिखा है। अगर तुम्हें डीपीएस में लिखना, यूजुअली डीपीएस में लिखते हैं ना बुक्स में भी, तो ध्यान से देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं। कहां गया, ठीक है, ईयर में चल रहे हैं, ठीक है। एक ईयर में कितने दिन, एक ईयर में कितने दिन, 365 दिन, बहुत बढ़िया। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, सही है ना, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये आ गया आपका डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आ गया। आपको ये नहीं लिखना तो डीपीवाई लिख देना, पर ईयर। यूजुअली डीपीएस में निकालते हैं तो ये आएगा आंसर, ठीक है। अब ये सब यार देखो, समय को चेंज करना ये तो पता होना चाहिए। 365 होते हैं 60 होते हैं, ये तो आपको आना चाहिए ना। अब इसे देख के मत डरो कि सर इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, अब क्लियर है, सही लिखा मैंने ये 365 24 60 60, ठीक है ना। ओ भाई लीप ईयर 365 मानते हैं अपन, है ना लीप ईयर, ठीक है। 365, ठीक है भाई, कहां लीप ईयर भी ले आओगे तुम इसमें वैसे ये देख के धराशायी हो रहे हैं, तुम लीप ईयर भी ले आओ इसमें, है ना, स्पेशल केस फॉर लीप ईयर दिस, क्या यार देखो फॉर्मूला लगाया है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। केमिस्ट्री यहां खत्म हो गई थी, इसके बाद मैथ्स है ये छोटी वाली, बचपन वाली, है ना। चलो आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर लेना आप। चलो एक चीज और बची ये, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी पढ़ लो जरा एक बार पॉइंट। रेडियो एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो किस पर डिपेंड करती है, N/P रेशियो पे करती है ना। उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो चेक करो और डीके पता लगाओ, है ना। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट, कोई सा भी एटम, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन उसका N/P हाई या लो होना चाहिए, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करती। देयर इज नो रिलेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद आरएनएस इक्वेशन, क्यों, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, टेम्परेचर तो इंडिपेंडेंट है, तो आरएनएस का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये 3 पॉइंट इसके ध्यान रखना, क्लियर, पढ़ लो एक बार, है ना, सिंपल है एकदम भाई। रेडियो एक्टिविटी का तो सीधा क्राइटेरिया यही है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, और वो कैसे होता है, N/P रेशियो। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, सबसे पहला कि क्या कारण है, कॉज क्या है रेडियो एक्टिविटी का, बेसिक क्लियर किया था, है ना, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो पढ़ाया था, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये कहानी थी इसकी। एक सवाल आप फटाफट से कर दो, ये आपको ए और डी में रिलेशन बताना है कि क्या है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एडिट कर देता हूं। चलो अगला सवाल बताएंगे, ए और डी में क्या रिलेशन है। इसको यहां से हटा देता हूं मैं। चलो बोलो फटाफट से, ए और डी में क्या रिलेशन है, कर सकते हो अब तो, इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे ना हमने।
ए और डी में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो है ना क्वेश्चंस की इस टाइप के। सेकंड वाला फिर से समझा दो, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां गया, सेकंड पॉइंट कौन सा, ये वाला, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल। भाई कोई सी भी स्टेट हो, जरूरी थोड़ी कि सॉलिड वाला ही रेडियो एक्टिविटी दिखाए, लिक्विड भी दिखा सकता है, गैसियस भी दिखा सकते हैं, क्या दिक्कत है, एन बाई पी पे डिपेंड करता है ना उसके। ये वाला सवाल करवा रहा था मैं आपको, ये वाला करवा रहा था, ये वाला नहीं, ये वाला था। बताओ जल्दी फटाफट से क्या बनेगा, बता दो भाई जल्दी बताओ। एक अल्फा निकला, दो बीटे निकले, क्या आना चाहिए, मेरा बर्थडे नहीं आज है ना, पागलों जैसी हरकत कर रहे। एक अल्फा निकला, दो बीटे निकले, बताओ। तुम लोग एक बार में सुनते नहीं हो क्या, वो कह रहा है सर थर्ड पॉइंट समझा दो। भाई आरएनएस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, K इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस EA/RT। जब टेम्परेचर का डिपेंडेंसी नहीं है तो काय का इक्वेशन ही नहीं आएगी, फिर काय की इक्वेशन है ना। बताओ जल्दी फटाफट से। एक अल्फा निकाल दूं मैं, अगर मैंने एक अल्फा निकाल दिया तो Z से कहां आ गए, Z-2, और A से कहां आ जाते हो, A-4। क्या ये बात सही है भाई। अल्फा में एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम, क्लियर है एकदम। तो ऐसा दिखेगा। अच्छा एक बीटा निकलेगा तो जो Z-2 है उसमें एक ऐड कर दो तो Z-2 +1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा Z-1। क्यों, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। क्या ये बात सही है। एक और बीटा निकाला, एटॉमिक नंबर एक बार और बढ़ा दो तो ऐसा दिखेगा। क्या ये बात सही है, चेक कर लो एक बार, देखो यार छोटी छोटी सी चीज है ये, तो यार आना चाहिए आपको है ना, बहुत आसान है। पढ़ो इसको बैठ के अच्छे से है ना, रिवीजन करो इसका तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक, क्या पूछा था, रिलेशन बिटवीन ए एंड डी क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स क्या है। देखो जरा इसको देखो, सेम एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर क्या है सेम, मास नंबर क्या है डिफरेंट, क्या हो जाएगा आइसोटोपस आंसर। ठीक है, आइसोटोप्स होंगे ये। क्लियर है बेटा, आया समझ में, आया नहीं आया, अरे बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं मैं, बताओ बता पाओगे। सवाल आपके सामने लिखा है, चलो फटाफट से बोल दो क्या कहना है। द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दिस, कैलकुलेट टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेज ऑफ बेटा 33.3 एंड 66.6। बोलो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज दिस, मतलब एवरेज लाइफ टाउ 7.2 मिनट्स, 7.2 मिनट्स। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू 1.44d हाफ। क्या तुम यहां से हाफ लाइफ निकाल सकते हो, क्या आएगा, टाउ कितना दिया 7.4 बाय 1.44। कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती हो तो कर दो, कितनी होती है 72 का डबल होता है क्या 144। क्या बात है, एक काम करते हैं यहां 72 लिख लेते हैं, सही है, एक पॉइंट हटाया 0, 720 आ जाएगा और 144। क्या ये बात सही है, ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 10, नीचे से हटाया तो ऊपर 100, लेकिन 10 बच जाएगा। अब इतना तो जानती हूँ पॉइंट कैसे हटाते हैं ना। 72 का डबल होता है ये 144, 5 आ जाएगा टी हाफ। क्या ये बात सही है, 5 आएगा ना टी हाफ। ठीक, कैलकुलेट टाइम इंटरवल बिटवीन स्टेजेस ऑफ 33.33% एंड दिस, अलग अलग निकाल लो कैसे। 33.33% डिके हो रहा है, तो एक बार बताओ लैम्डा टी, केटी नहीं लैम्डा टी,
लैम्डा T1 बोल देता हूं मैं, 33% को 1 मान लेता हूं, ठीक है। ये 1 कंडीशन हो गई, ये सेकंड। ln n0 अपॉन, अब बताओ nt कितना रख दूं, 33.33 डिके हो गया, ध्यान सुनना, इतना डिके हो गया तो बचा कितना, 66.66 बोल सकता हूं मैं, इतना बचा ना। देखो जब 33.33 चला गया तो 66.66 बच गया, ठीक। तो यहां से लैम्डा 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 ये आएगा, ध्यान से देखना, T1, इसको लिख दूं ln 100 अपॉन 66.6। मैं इसको यहीं रोक रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली लैम्डा T2 क्या लिख दूं मैं, ln सिमिलरली अगर 66.66 चला गया तो कितना बचा, 33.33 बचा ना, ध्यान से देखना। तो ln 100 अपॉन 33.33 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना, ध्यान से। मैं इनको माइनस कर देता हूं, 1 माइनस 2, लैम्डा T1 माइनस लैम्डा T2 इज इक्वल टू ln 100 अपॉन 66.66 माइनस ln 100 अपॉन 33.33। चेक करो जरा, सही है एकदम, 1 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। लैम्डा मैंने कॉमन लिया, T1 माइनस T2 कर दिया, इज इक्वल टू ln a माइनस बी, तो ln a अपॉन बी कर दूं, सही है, ln a अपॉन बी, क्लियर एकदम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 100 से 100 कट गया, इससे ये 2 टाइम्स हो गया, तो ln हाफ आ जाएगा, ठीक है, ln हाफ आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, टाइम इंटरवल चाहिए, तो टाइम इंटरवल तो वैसे प्लस में होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले निकाल लेता हूं, फिर बाद में कर देंगे। एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, बस मैं यहां ऐसा लिख देता हूं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ln 1/2। इसके बाद अगले पेज पर कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैथ्स लगानी है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या लगाया, 33% चला गया तो 66.66% बचेगा, और 66.66 चला गया तो 33.33 बचेगा। एक कह रहा 100 कहां से आया, भाई साहब नमस्कार है आप लोगों को, परसेंटेज के लिए 100 नहीं लिखेंगे क्या, पागल है क्या, क्या करते हो यार तुम, हैं क्या करते हो तुम। फटाफट से नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें आगे। बेटा इसमें सिंपल ट्रिक नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि टाइम अलग है ना, ये 33 वाला है, कोई 90 99 वाला नहीं है ना। यहां तक क्लियर है, स्पष्ट है पूरा। ओ भाई इतनी जबरदस्त हिंदी लिखी, कौन था ये, स्पष्ट है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया। अब देखना अगले पेज पे कर रहा हूं, ये ln हाफ आया था, तो लैम्डा को मैं लिख रहा हूं ln 2/t हाफ, T1 माइनस T2 ln 1/2। मुझे एग्जैक्ट क्या निकालना होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, T2 माइनस T1 लिख दूं यहां, तो यहां से माइनस बाहर आएगा, वो उधर चला जाएगा, इधर ले रहा हूं माइनस ln हाफ, और इधर क्या बचा, ln 2 अपॉन T हाफ 5 आया था। अब माइनस ln हाफ इज इक्वल टू ln 2, सही है, ऊपर जाता है तो माइनस बाहर आता, माइनस बाहर लगा, ठीक है। T2 माइनस T1 ln 2/5, ln 2 से ln 2 कट गया, तो T2 माइनस T1 क्या आ गया आपका 5। किस में था, सेकंड में था, मिनट में था, मिनट में था, तो ये आ गया आपका आंसर। तो टाइम इंटरवल क्या आ गया आपका, ये आ गया ऐसा। क्लियर एकदम, चेक कर लो। बेटा तुम ऐसा मत बोलो कि समझ में नहीं रहा, ऐसा बोलो कि तुम्हें मैथ्स नहीं आती ऐसा मत बोलो समझ में नहीं, ऐसा बोलो मैथ्स नहीं आती। ये सब मैथ्स चल रही है ना, तो अपनी मैथ थोड़ा सुधारें, थोड़ा समय दें, ज्यादा नहीं। अगर आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम 30 मिनट या 15 मिनट, 30 मिनट भी ज्यादा है, 15 मिनट काम करें बस अपनी गणित पे, ठीक है। 7th 8th 9th 10th के मैथ्स के, सही बता रहा हूं, ये बहुत इफेक्टिव है, तुम मजाक समझ रहे होगे, ये बहुत इफेक्टिव है। 7th 8th 9th 10th के अपने छोटे भाई बहन की किताबें उठाएं और उसको सॉल्व करें, बहुत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी काइनेटिक्स, सही बता रहा हूं मैं
थोड़ा सा करें सब, 15-20 मिनट सॉल्व करें, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, एकदम स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। कितना आसान है यार ये सब, क्या चल रहा है, इतना सिंपल है। अब तुम्हें लगता है कि 4 स्टेप लिख दिए तो अब महंगा हो गया सवाल, सस्ता सवाल है भाई। लैम्डा T1 लिखा है ln n0 अपॉन दिस, 33.33% चला गया तो बेटा 66 बचा, और 66 चला गया तो 33 बचा। क्वेश्चन से तो बस इतनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके बाद तो आपको ये लगाना है। अब ये माइनस तो करना आना चाहिए, इक्वेशन 1 2, इतना तो मैथ्स आनी चाहिए ना। ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद यहां चले गए, इसको ln 2/t हाफ लिख दिया, ln 1/2 को माइनस लगा दिया बाहर, यहां से T2 माइनस T1 कर दिया। ये तो यार क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो भाई, ये कह रहा है माइनस कहां गया और कहां से आया। बेटा ये T1 माइनस T2 लिखा है, तो तुम इसको यहां लिखोगे। कैसे लोग हैं भाई, कहां से आ गए, तुम्हें थोड़ी बुलाया था हमने आ गए बस तुम्हें। माइनस बाहर करेंगे तो T2 माइनस T1, ऐसा हद है, मतलब है क्या कर रहे हो यार। हट, चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई आपकी आज की समाप्त। ठीक है, बस इतना ही आपको केमिस्ट्री में पढ़ना था। बाकी फिजिक्स में आपको न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और जमाने भर की चीजें पढ़ाई जाती, क्योंकि उसमें डिटेल में है। केमिस्ट्री में उतना डिटेल में है नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, क्यू वैल्यू और पता नहीं क्या क्या रहता है उसमें, तो बहुत है ना। इतना काफी है बस आज के लिए। ठीक है, और जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। ठीक है, आप यहां पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच सभी लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने संयम बरत के रखा अच्छी बात है। ये चैप्टर जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स में रेडियो एक्टिविटी दे रखा होता है ना। वैसे एनसीईआरटी वगैरह में ये चैप्टर नहीं है, तो बोर्ड के लिए तो आप बिल्कुल ना करें, और इसको उसके लिए कर लें कि हाँ आपकी फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी इससे, है ना। क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और अल्फा बीटा पे क्वेश्चन आया तो बना लेना। रेडियो एक्टिविटी वाले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, बस इतनी सारी चीजें हैं बस। ठीक है, समझ गए बात को, कहानी पूरी क्लियर है एकदम। अब आगे का प्रोसेस बता देता हूं। कल डॉली मैम का लेक्चर जो बचा हुआ है आपका केमिकल काइनेटिक्स का, वो आएगा। ठीक है, अच्छे से उसको फॉलो करें, बढ़िया। तो मैंने देखा मैडम का वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं समझाता, है ना। उसके बाद आप चलेंगे कहां पर, संडे को। क्या करना संडे को, आपको रिडॉक्स का रिवीजन करना है। सिंपल कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऐसा नहीं कि बैठ गए आराम से 2 घंटे, आज तो सर ने बोला है आज तो रिवीजन होगा, है ना, और 5 मिनट पढ़ के खत्म। ऐसा नहीं, बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं पूरा चैप्टर ही पढ़ के आ गए वहां पे, है ना। ठीक है, तो छोटी मोटी चीजें हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना कैसी होती हैं। तो इससे क्या है, मंडे को हम इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा अच्छा सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, अपन अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर एकदम। शायरी सुनना चाहोगे, तुमने अलग ही आदत बना ली यार अपनी, इतनी थोड़ी है हमारे पास। अब बच्चे भी ऐसे भेजते हैं कि क्या बताएं, पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई क्या ही कर रहे हो। कुछ बच्चे अच्छी भेजते हैं, कुछ बच्चे तो मतलब बवाली मचा देते हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आती कैसी शायरी है ये। देखो कितना अच्छा, एक ये बहुत बढ़िया भेजा, मुझे इतना भी मत घुमाए जिंदगी सुनना भाई, है ना। मुझे इतना भी मत घुमा ए जिंदगी, मैं शहर का शायर हूं, एमआरएफ का टायर नहीं। क्या बात है, ये अच्छा लगा ठीक है, चलो बेटा इसको रिवाइज करना। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।